ये था। तो आपने कहा कि यहाँ संयोगांतस्य लोपा से लोप कर देते हैं। तो फिर हमने कहा कि संयोगांतस्य लोपा से लोप नहीं होगा, क्योंकि यन प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक से निषेध हो जाता है यन का, तो हल रहेगा ही। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ल का लोप होना चाहिए। तो कहा नहीं, यदि आप प्रत्याख्यान पक्ष भी मानते हो, यन प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक को नहीं भी स्वीकार करते हो, तब भी संयोगांतस्य लोप इस सूत्र से हल के ल का लोप नहीं होगा, क्योंकि संयोगांतस्य लोप सूत्र में झलोझली सूत्र से झल की अनुवृत्ति आती है। तो संयोगांतस्य लोप सूत्र का अर्थ होता है संयोगांत जो पद उसके अंत में जो झल प्रत्याहार का वर्ण उसी का लोप हो। ल झल प्रत्याहार में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में ल का लोप नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हल ही रहेगा, और हल है नहीं, इसका मतलब संयोगांत वो द्वंद्व समास नहीं है। अब कहते हैं इतना ही नहीं, तुमने क्या कहा कि द्वंद्व समास करेंगे, हम कह रहे हैं कि द्वंद्व समास ही यहाँ नहीं होगा। द्वंद्व समास ही नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास कहाँ होता है? सह विवक्षा में। द्वंद्व समास कहाँ होता है? सह विवक्षा में। सह विवक्षा क्या चीज है? जब दो अलग अलग पदार्थों का ज्ञान हमको पहले से है, नहीं समझे कि नहीं? दो ज्ञात पदार्थों का एक साथ जब अन्वय होता है, वही सह विवक्षा होती है। दो ज्ञात पदार्थ होना चाहिए, नहीं समझे कि नहीं? सह विवक्षा कहाँ होगी? जहाँ दो ज्ञात पदार्थ है, उसी का एक में अन्वय साहित्य कहलाएगा। यदि कोई अज्ञात पदार्थ है, तो अज्ञात पदार्थों का सह विवक्षा नहीं होगी। सह विवक्षा नहीं होगी तो द्वंद्व नहीं होगा। तो यहाँ सह विवक्षा ही नहीं है, और जब सह विवक्षा ही नहीं है तो द्वंद्व कैसे होगा? नहीं समझा ना? तो कैसे सह विवक्षा नहीं है उसको बताने जा रहे हैं। किंच बोलो। किंच पदार्थ बोधम विना वाक्यार्थ बोध संभवेन हल प्रत्याहार सिद्धे है। कहते हैं हाँ कि किंच पदार्थ बोधम विना वाक्यार्थ बोध संभवेन वाक्यार्थ बोधा संभवेन, जब तक पद के अर्थों का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान संभव ही नहीं है। किसी भी वाक्य का अर्थ तभी संभव है जब उस वाक्य के अंतर्गत जितने पद हैं उन पदों का अर्थ हमको बोध हो। नहीं समझ में? हाँ, वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारण, समझेंगे ना? वाक्यार्थ ज्ञाने पदजन्यम ज्ञानम कारणम, पद से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान कारण होता है वाक्यार्थ बोध में। देवदत्तः
राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शास्त्री कक्षायां पठति तम आने, हमने वाक्य कहा। तो पहले तो इस क्रिया को लाने के लिए, देवदत्त को लाने के लिए तुमको ये जानना होगा कि देवदत्त है कौन। देवदत्त का ज्ञान हो गया तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, शास्त्री कक्षा कहाँ लगती है, इन सभी का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक देवदत्त को बुला नहीं सकते। समझ में आ गया नहीं? तो देवदत्त के बुलाने का कार्य तब होगा जब उसके अंतर्गत जितनी भी पद हैं उससे स्पष्ट ज्ञान तुमको हो। समझे नहीं? तो ऐसी स्थिति में पदार्थ बोध में जब हम स्पष्ट रहते हैं तभी जा करके उस पद से बने हुए वाक्य का अर्थ हमको होता है। समझ आ रहे हैं? तो पदार्थ ज्ञान के बिना वाक्यार्थ का बोध संभव नहीं होने के कारण अभी हल पदार्थ क्या है इसी का ज्ञान नहीं है। नहीं समझे कि नहीं? हल पदार्थ क्या है इसका ज्ञान नहीं, इसी को ज्ञान करने के लिए तो सारा प्रयास कर रहे हैं। हल पदार्थ का ही ज्ञान नहीं है। जब हल पदार्थ का ज्ञान होगा उसके बाद आजरंतेन सहेता से इत, हलंत्यम से इत का ज्ञान होगा। इत होने से आदरंतेन सहेता से प्रत्याहार बनेगा। प्रत्याहार बनने के बाद हम अच आदि प्रत्याहार बनाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बात समझ रहे कि नहीं? तो अभी तो हल पदार्थ ही नहीं बना। नहीं समझे? समझ में आ रही बात? इसी बात को लिख रहे हैं। पढ़ पंक्ति फिर से। किंच पदार्थ बोधम विना वाक्यार्थ बोधा संभवेन हल प्रत्याहार सिद्धे प्राक प्रागेतत् सूत्रार्था बोधे प्रसक्त। क्योंकि हल पदार्थ का ज्ञान ही जब नहीं हुआ पहले तो इस सूत्र का अर्थबोध ही नहीं होगा। समझे ना? तो हल पदार्थ सिद्धे है प्राक प्रागेतत् सूत्रार्था बोधे एतत् सूत्रार्था बोधे, सूत्र के अर्थ का बोध नहीं होने पर प्रसक्ते तद उद्धारायोऽर्थोऽयं यत्नः। हाँ, तद उद्धारार्थोऽयं यत्नः। समझे कि नहीं? तो ये तो प्रयास ऐसा है कि सूत्र अभी बना ही नहीं और उस सूत्र में अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए तुम ये प्रयास कर रहे हो, हैं? तो ये ऐसा ही प्रयास है। समझे कि नहीं? इसीलिए ये प्रयास ठीक नहीं। हाँ, आगे बोलो। अस्यां चा व्यवस्थायां हल शब्दार्था प्रसिद्धो द्वंद्व एव दुर्लभ। हाँ, तो जब हल पदार्थ ही अभी नहीं बना है, हल पदार्थ ही अभी नहीं बना है तो पदार्थक ज्ञान नहीं हुआ। और पदार्थक ज्ञान नहीं होगा तो सहविवक्षा नहीं होगी। कि सहविवक्षा होती है ज्ञात पदार्थस्य ज्ञात पदार्थे परस्परम अन्वयः। समझे कि नहीं? दो ज्ञात पदार्थ, जो ज्ञात पदार्थ होगा तभी ही सहविवक्षा होगी। तो हल पदार्थ का भी ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान ही नहीं है तो फिर सहविवक्षा नहीं होगी, सहविवक्षा नहीं होगी। समझे कि नहीं? तो हल पदार्थ के ज्ञान के बिना जब इस सूत्र का अर्थबोध ही नहीं अभी है तो उसके उद्धार के लिए किया गया जो यह तेरा प्रयत्न है इसमें तो हल पदार्थ ही अभी प्रसिद्ध नहीं है। तो हल पदार्थ प्रसिद्ध नहीं होने के कारण द्वंद्व समास ही कैसे होगा? क्योंकि द्वंद्व समास तो सहविवक्षा में होता है। आगे
सह विवक्षाया असंभवात्। क्योंकि सा विवक्षा असंभव है, सा विवक्षा ही यहाँ संभव नहीं है। नहीं है, समझे ना? क्यों? क्योंकि ज्ञात पदार्थस्य एक पदार्थस्य ज्ञात पदार्थस्य एक पदार्थावच्छिन्ने संसर्गः विवक्षा साहित्य, और साहित्य ही सा विवक्षा है ना? हाँ, तस्माद् यथोक्तमेव तस्मात् यथोक्तमेव न्याय्यम, इसीलिए अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए जो सिद्धांत कौमुदी में दूसरा सूत्र बनाया, ठीक आवृत्ति सूत्र किया, वही ठीक है। बिना हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति किए अन्योन्याश्रय दोष दूर नहीं हो सकता है। अवगतम? तस्मात् यथोक्तमेव न्याय्यम, इसीलिए जो पहले कहा वो वही सब ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई हल इत पदार्थ के ज्ञान के अभाव में आदरंतेन सेता सूत्र काम नहीं कर रहा था, तो फिर हमने हलंत्यम सूत्र बना दिया, उसकी संज्ञा होगी। अवगतम कर। हाँ भगवान, अभी मत खोलो, ज्ञान कराता है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण अपने वह अपना और अपने बीच के वर्णों का ज्ञान कराता है। तो अब जैसे हम इको एनच सूत्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं इक क्या चीज है? एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार है, ये कैसे ज्ञान हुआ? अंत्य। तो इसमें क क्या है? इत संज्ञक है। अंत्य इत सहित। अब क इत संज्ञक है, ई है, तो यहाँ इक में तो कोई और वर्ण तो है ही नहीं, दो अक्षर है, अन्य वर्ण तो है ही नहीं। तो हम कहते हैं कि देखो इक में जो अंत वर्ण है, आदिरंतेन सेता सूत्र में अंत का अर्थ है अंत्य सदृश। अंत का अर्थ क्या? अंत्य सदृश। अंत के सदृश जो है, अंत में कौन वर्ण है? क। वो कैसा है? हलंत्यम। इत संज्ञक है, इत संज्ञक है ना? हाँ, तो उस इत संज्ञक वर्ण के जैसा अंतिम इत संज्ञक वर्ण का है अयोच में च। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन हो गया? च। उसके जैसा इत संज्ञक वर्ण कौन है? क में। रील में क है ना? इत संज्ञक है, वो इत संज्ञक है। उसके जैसा इत संज्ञक कौन हो गया? इक में क। समझे नहीं? इसी तरह से ई वर्ण है, तो ई के जैसा वर्ण जहाँ है, कहाँ है? अयुन में ई। समझ में आ रहा है? तो इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण कौन हो गया? इक। इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण इक। तो यह जो इक है वो अपना माने ई का अपना, और इन दोनों के जो बीच में वर्ण है इसका भी बोध कराता है। समझे ना? तो आदिरंतेन सेता जो सूत्र है उसमें तो केवल इतना ही तो लिखा है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण। इसमें ये अर्थ कहाँ से आ गया कि अपना और अपने बीच के वर्णों का बोध कराता है। स्वस्य मध्यगानाम च बोधको भवति, ये अर्थ कहाँ से आ गया? तो स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा सूत्र से स्व की अनुवृत्ति आती है, इसलिए आ गया। समझे कि नहीं? तो चलो स्व की अनुवृत्ति आ गई, तो स्व पद से किसका ग्रहण करोगे? ई का।
तो प्रत्याहार में क का भी ग्रहण होना चाहिए, लेकिन उसका ग्रहण नहीं होता क्योंकि स्वरी क्या स्वम अंत्येन में तृतीया विभक्ति है। वही तृतीया विभक्ति है अप्रधान अर्थ में, संयुक्ते प्रधान है, संयुक्ते अप्रधान है। तो अप्रधान में तृतीया है, तो नियम ये होता है कि प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संप्रत्यय, प्रधान और अप्रधान जहाँ एक साथ हो तो वहाँ प्रधान का ही ग्रहण होता है, अप्रधान का ग्रहण नहीं होता। तो इक में ई जो है आदि ये प्रधान है, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? और अंत्येन रूप से गृहीत जो क अप्रधान, इसीलिए प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता, तो केवल ई का ग्रहण होगा। तो स्वपद से केवल आदि ग्रहण होगा, स्वपद से केवल किसका ग्रहण होगा? केवल आदि। लेकिन बीच का मध्य का नाम बोध को भवति, ये अर्थ कहाँ से आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो सिद्धांत कौमुदी के जो वृत्ति में लिखा अंत्य नेता सहित आदिर मध्य का नाम स्वस्य च संयम स्यात्, तो मध्य का नाम अर्थ कहाँ से आ गया? उसी की व्याख्या यहाँ करने जा रहे हैं। मध्य का, इसीलिए ये मध्य का नाम कहाँ है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा सिद्धांत कौमुदी में तब तक इसको समझोगे नहीं कि किसकी व्याख्या चल रही है। तो आदिरंतेन सेता सूत्र के वृत्ति में जो मध्य का नाम लिखा है, वह मध्य का नाम अर्थ कहाँ से आ गया, उसकी बात करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब क्या कहते हैं कि यहां देखो कैसे आता, आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम, आदि और अंत इन दोनों अवयव से अवयवी समुदाय का आक्षेप होता है। अवयवी समुदाय का आक्षेप होगा। तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ में जो आदि वर्ण है अच, तो अ और च, ये दोनों जो है, ये दोनों पूरे अपने समुदाय का आक्षेप करेगा। समझेगे ना? समझ वाली बात की नहीं? तो समुदाय जहां तक है वो जाएगा। तो संज्ञा किसकी होगी? समुदाय की। अच्छा, संज्ञा किसकी होगी? समुदाय की। अकारादि चांत समुदाय की संज्ञा होगी। अकारादि चांत समुदाय की अच संज्ञा होगी। समझे कि नहीं? अच कहने का मतलब अकारांत समुदाय, अ से लेकर के च तक के सभी पूरे 9 अच। अब ये जो 9 अच है, ये जो समुदाय की जो संज्ञा है, ये समुदाय की संज्ञा एक साथ लक्ष्य में कहीं नहीं मिलेगा। हम कहेंगे इको यनच से इक के स्थान में यन होता है अच बाद में रहने पर, तो अच बाद में सूधी उपास्य में तो केवल ऊ है मेरे। तुम तो अच संज्ञा करते हो पूरे समुदाय की, और समुदाय है नहीं, तो अच कैसे हुआ? नहीं हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समुदाय की संज्ञा है, पूरा समुदाय पीछे होना चाहिए। यहाँ तो लक्ष्य में कहीं भी पूरा समुदाय नहीं दिखेगा। इसीलिए युगपत एक साथ लक्ष्य में कहीं भी प्रयोग में नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जो समुदाय की संज्ञा है अच संज्ञा, वो क्या करती है? प्रत्येकम अवतरंती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति। प्रत्येक पे वो संज्ञा उतरेगी। अ पे भी, अ को कभी कहेगी तू भी अच, ई भी अच, ऊ भी अच, रे भी अच, तो समुदाय की संज्ञा जो है वो प्रत्येक की संज्ञा होगी।
ठीक है। अब प्रत्येक की संज्ञा होगी तो मध्य की भी हो जाएगी, क्योंकि आदि अंत जहाँ रहेगा वहाँ मध्य रहेगा। वहाँ मध्य रहेगा ही। आदि अंत जहाँ रहेगा वहाँ मध्य रहेगा। हाँ, आदि अंत का व्यवहार ही मध्य का बोध करा देगा। समझेंगे ना? मध्य का आक्षेप हो जाएगा। भाई देवदत्ता पीनोयम देवदत्ता दिवाना भूमते, ये देवदत्त मोटा तगड़ा है लेकिन रात को नहीं खाता, दिन में नहीं खाता है। तो दिन में नहीं खाता है ये बता रहे हो, फिर भी मोटा तगड़ा है। हाँ। बिना खाए मोटा तगड़ा हो नहीं सकता। अर्थापत्ति प्रमाण से अर्थ गलत हो जाएगा। जबकि कह रहे हो मोटा तगड़ा है, अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रो भूंगते इति आक्षेप्यते, रात में खाता है ये आक्षेप हो जाएगा। दिन में नहीं खाता है निषेध है, तो इसका मतलब बिना खाए पिए मोटा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब निश्चित है कि रात में खाता है। तो जहां आदि अंत रहेगा वहां मध्य रहेगा ही, नहीं समझेंगे ना? और जहां दो ही चीज रहेगी वहां कैसे मध्य रहेगा? दो ही चीज रहेगी तो वहां कैसे मध्य रहेगा? वहां भी मध्य का आक्षेप हो जाएगा, उसी में मध्यत्व का बोध हो जाएगा। अच्छा, देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठा कनिष्ठा लघिष्ठा। अब देवदत्त को एक ही बेटा है, तो कोई पूछे आपका बड़ा बेटा कौन, तो भी देवदत्त। छोटा कौन? देवदत्त। बिचला कौन? देवदत्त। समझ वाली बात की नहीं? तो इसीलिए आद्यंत अवयव से जो होने वाली संज्ञा अच संज्ञा है वो पूरे समुदाय की संज्ञा है, उससे समुदाय का ग्रहण होता है। समुदाय को होने वाली संज्ञा लक्ष्य में कहीं भी एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकता, इसीलिए प्रत्येक वर्ण पर उतरती हुई संज्ञा मध्य में विश्राम करती है। क्या वो चल रहा था? हल यानी दो यच रहे तो मध्य कनिष्ठ, मध्य देवदत्तस्य स एक कनिष्ठ मध्य। अरे मूर्ख, तू पंक्ति पर और पंक्ति पर अर्थ लगा। हाँ, पढ़ शुरू से। आद्यन्ताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षेप्यते। क्या हुआ? आद्यंत जो अवयव है उन अवयवों से समुदाय का अवयवी समुदाय का आक्षेप होता, और पूरे युगपत तस्य च युगपत, उस समुदाय का युगपत मैंने एक साथ लक्ष्य में प्रयोग नहीं होने के कारण, प्रयोगाभावात् नहीं होने के कारण अद्वयेष्टिवतरन्ति, अवयवेषु अवतरन्ति, पर स्ववतरन्ति संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति। ये समुदाय की जो संज्ञा है प्रत्येक अवयव पर उतरती हुई मध्य वर्णों पर विश्राम करती है। तो फिर प्रश्न आया कि मध्य जो है, तो चूंकि आद्यंत का व्यवहार किया गया है, आद्यंत का व्यवहार जहां होगा वहां मध्य का आक्षेप हो जाता है, क्योंकि आद्यंत कहने से ही इसका आदि है इसका अंत है, तो इसका मतलब बीच में कोई नहीं कोई है, तो बीच मध्य शब्द का आक्षेप हो जाता है। समझेंगे ना? क्या? अर्थापत्ति प्रमाण से। अर्थापत्ति कैसे? अर्थापत्ति प्रमाण। जैसे अर्थापत्ति प्रमाण के लिए उदाहरण दिया कि किसी ने कहा दीनोयम देवदत्ता दिवान भूमते, ये देवदत्त मोटा तगड़ा तो है लेकिन दिन में नहीं खाता है। ऐसा वाक्य जब कोई बोलता है तो दिन में खाने का निषेध है, लेकिन मोटा तगड़ा है ये विधान कर रहा है। मोटा तगड़ा बिना खाए हो नहीं सकता, ये अर्थ की आपत्ति हो गई। तो अर्थ की आपत्ति होने के कारण रात्रि भोजन का जैसे आक्षेप कर लिया जाता है, उसी तरह से आद्यंत समुदाय
के प्रयोग कर आद्यंत का व्यवहार करने से मध्य का आक्षेप हो जाता है। अब बता, समझ में आ रहा? आ रहा है। हाँ। स्वस्य चेति। अब क्या कहा? स्वस्य च संन्यासात् कहा ना। आदरंतेन संहिता सूत्र के अर्थ में स्वस्य उसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्वम रूपम इत्यनुवृत्ते है। हाँ, स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा। इस सूत्र से स्वम की अनुवृत्ति आती है और उस अनुवृत्ति आने के कारण स्वम पद आ गया, उसका षष्ठी में विपरिणाम कर दिया, विभक्ति बदल दी, है ना। तो स्वस्य हो गया अपना विभक्ति। स्वम रूपम चादिरेव गृह्यते नान्त्यस्य। हाँ, कहते हैं स्वम रूपम, तो स्वम का मतलब क्या कहा था? अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ आदि। तो स्वम में तो दोनों वर्ण आना चाहिए था, तो कहा कि नहीं, स्व पद से यहाँ केवल आदि वर्ण का ही ग्रहण होता है। क्यों? क्यों भाई? अंत्य से, क्योंकि वो अंतिम अप्रधान है। अंत्ये नेत प्रधान तृतीया निर्देश। नेत्य प्रधान तृतीया निर्देशात। ढंग से पढ़ और पढ़ने का अभ्यास कर। अंत्य नेत्य प्रधान तृतीया निर्देशात। अंत्य नेत प्रधान तृतीया निर्देशात। हाँ। अंत्येन जो है, अंत इत जो है अप्रधान है, अप्रधान है, क्योंकि अंत्येन में तृतीया है। अंत्येन में तृतीया है, तो तृतीया है, तो अप्रधान अर्थ में तृतीया है। तो अंत्य पद से जिसका ग्रहण करोगे वो अप्रधान होगा। और तो अंतिम संज्ञक वर्ण का ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए वो अप्रधान हुआ। और आदि क्या हुआ? प्रधान। तो नियम है प्रधाना प्रधानयो प्रधाने कार्य संप्रत्ययः। प्रधान और अप्रधान जहाँ होता है वहाँ प्रधान का ही ग्रहण होता, प्रधान में ही कार्य होता है। सर्वनाम्ना मुत्सर्गतः प्रधान परामर्शित्वात्। परामर्शितत्वात्। तत्वात् नहीं, तत्वात् नहीं है, त्वात् है। हाँ, उत्सर्गतः प्रधान परामर्शित्वात्, क्योंकि सर्वनामवाची जो शब्द होता है वो क्या करता है? प्रधान रूप से सर्वनामवाची जो शब्द है उत्सर्गता सामान्य रूप से, सामान्यतः प्रधान का परामर्शक कराता है, परामर्शक होता है, बोधक। परामर्शक माने बोधक। सर्वनामवाची जो शब्द है वो सामान्यतः प्रधान का, जिसकी चर्चा चल रही है उसी का ग्रहण कराता है। तो अंत्य पद से जिसका ग्रहण करोगे उसी का ग्रहण होगा। तो स्व पद से आदि का ग्रहण कर लेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? आद्योच्चारण, ये खत्म हो गया। तो आदरंतिन संहिता सूत्र पूरा हो गया, है ना। तो इस तरह से मध्य पद का ग्रहण कैसे होता है? स्व पद से किसका ग्रहण किया जाता है? एक संज्ञक वर्ण का ग्रहण क्यों नहीं होता? ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ गई। अब एकदम चलो, अब उपदेश आद्योच्चारण, ये अगला प्रधान है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है, इसकी चर्चा करेंगे बाद में। इसको अब आदरंतिन संहिता हो गया, इसको पढ़ो। पहले सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति याद होनी चाहिए, फिर इसकी मूल पंक्ति। इतना ही, इतना ही पढ़ो।